हेलो प्यारे बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए से, ठीक है। और टाइम है 10वीं से 17वीं सदी, यानी कि जो ट्रैवलर्स 10वीं सदी से लेके 17वीं सदी तक जो भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए तो उनका क्या नज़रिया रहा, ठीक है। इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या देखा, उनका क्या नज़रिया रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अल बरूनी तथा उसकी जो किताब थी किताब उल हिंद, उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी, ठीक है ना। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, ठीक है। ख्वारिज्म यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है, मॉडर्न उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए कि ख्वारिज्म जो था वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। और अलबरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। जो ख्वारिज्म था ना, जहाँ अलबरूनी का जन्म हुआ था, तो उस समय जो था ना वो शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। और अलबरूनी ने उस समय जो शिक्षा उपलब्ध थी उसमें सबसे अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त की थी, ठीक है। आगे देखिए, वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है ना, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। मतलब कि बहुत सारी भाषाओं को वो जानता था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? सीरियाई है, फारसी है, हिब्रू है तथा संस्कृत भाषा शामिल है, ठीक है। तो इतनी सारी भाषाएं जो हैं इनको वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था, उनको समझता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि हालांकि जो अलबरूनी था वो यूनानी भाषा से जानकार नहीं था, ठीक है, यूनानी भाषा वो नहीं जानता था, फिर भी वो जो था वो प्लेटो और जो अन्य यूनानी दार्शनिक थे उनके जो कार्य किए गए थे उनसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित था, उनको वो समझता था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात महमूद गजनवी यहाँ से कई विद्वानों व कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लेके चला गया, ठीक है। 1070 ईस्वी में जो महमूद गजनवी था, ठीक है ना, महमूद गजनवी ने 1070 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के पश्चात उसने क्या किया कि वहां से बहुत सारे विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी में ले गया, ठीक है। जिसमें कि जो बहुत सारे जो कवि और विद्वान थे जिनको कि वो महमूद गजनवी अपने साथ ले आया, उसमें अल बरूनी भी एक था, ठीक है। तो अल बरूनी को भी वो अपने साथ लेके आ चुका था, ठीक है। आगे देखिए, अल बरूनी बंधक के रूप में गजनी आया था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन उसने यहीं पर बिताया। हालांकि जो अल बरूनी था उसे बंधक बना के लाया गया था, है ना। जो महमूद गजनवी था वो अल बरूनी को एक बंधक के रूप में गजनी लाया था, लेकिन जो अल बरूनी था ना वो धीरे धीरे गजनी में रहते रहते गजनी शहर जो था ना वो उसको बहुत ही पसंद आने लगा था, ठीक है। और उसने अपने लास्ट जो उसका मतलब जो जीवन का जो अंतिम समय था वो सब उसने कहाँ गुजारा? वो उसने गजनी में ही गुजारा, ठीक है। अपनी मृत्यु तक वो कहाँ रहा? गजनी में ही रहा। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, गजनी में ही अल बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई, ठीक है। जब गजनी में अल बरूनी था तो वहीं से उसको भारत के प्रति रुचि विकसित हो गई उसके अंदर, ठीक है। अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, ठीक है। भारत में ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ में अल बरूनी ने कई वर्ष बिताए और संस्कृत तथा धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उन लोगों के साथ में रह करके क्या किया? संस्कृत और जो धर्म दर्शन है उसका ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत भाषा को उसने सीखा, ठीक है। चलो आगे देखो।
कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। जैसा कि हमने जाना कि अल बरूनी जो था वो बहुत सारी भाषाओं में उसको दक्षता प्राप्त थी ना, बहुत सारी भाषाओं को वो जानता था, तो इसलिए उसको बहुत ही उसके लिए ईजी था कि किसी भी भाषा को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर लेना, अनुवाद कर देना उसका, ठीक है, वो उसको बहुत ही ईजिली कर पाता था। ठीक है, उसने कई संस्कृत ग्रंथों, ठीक है, अल बरूनी ने क्या किया था कि कई संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद किया था, ठीक है, जिसमें कि पतंजलि का व्याकरण, ठीक है, पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है और इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया। ठीक है, अल बरूनी ने पतंजलि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका भी उसने अनुवाद कर दिया था अरबी भाषा में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से सभी भाषाओं को जानता था, तो बहुत ही आसान था उसके लिए किसी भी भाषा को किसी दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर देना, उसका अनुवाद कर देना, ठीक है, ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड यानी कि एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। ठीक है, जो अल बरूनी था तो वो भारत में आया था, तो भारत में उसके बहुत सारे ब्राह्मण मित्र बन गए थे, तो उसके लिए अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने क्या किया कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, उनके कार्यों को, उनके जो कार्य किए गए थे उसको उन्होंने संस्कृत में अनुवाद करके और अपने ब्राह्मण मित्रों को सौंप दिया। ठीक है, अब चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी जो किताब थी, किताब उल हिंद। ठीक है, अल बरूनी की किताब है, याद रखिएगा, किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी के द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही ईजी है इसकी भाषा, जिसको कि बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधि, मूर्ति कला, कानून इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, जो अल बरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, वो उसने भारत जब वो आया था तो यहाँ पर जो भी चीज़ें उसने देखी उनके बारे में उसने इस किताब को लिखा। ठीक है, इसलिए इस किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद। ठीक है, और इसमें इसने क्या क्या लिखा, ये देखो, ये एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब कि बहुत हर चीज़ बहुत ही एक्सप्लेन में उसने लिखा है। विस्तृत का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन में। ठीक है, हर चीज़ को उसने पूरा अच्छी तरीके से अल बरूनी ने एक्सप्लेन करके लिखा। ठीक है, और इसमें उसने यहाँ का जो भारत में जो धर्म दर्शन है, जो त्यौहार होते थे, जो खगोल विज्ञान है, रीति रिवाज, प्रथाएं, जो सामाजिक जीवन है, भार तौल यानी कि जो मापन विधि थी, ठीक है, मूर्ति कला, यहाँ का जो कानून है, इन सभी के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में उसने 80 अध्यायों पर, मतलब इन सभी विषयों के बारे में लिखा और इन सभी को 80 अध्यायों में विभाजित किया। ठीक है, यानी कि 80 चैप्टर बनाए। टोटल कितने चैप्टर बनाए, 80। ठीक है, और इस जो एक बुक बनाई अल बरूनी ने। ठीक है, उस बुक का नाम लिखा किताब उल हिंद, और उस बुक में टोटल कितने चैप्टर थे, 80 चैप्टर थे। ठीक है, जिसमें कि ये सारे जो सब्जेक्ट विषय जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो उसमें इंक्लूड थे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आप आगे देखते हैं। चलो देखो, सामान्यतः अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता था, इसीलिए यहाँ सामान्यतः का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सामान्यतः अल बरूनी जो था वो प्रत्येक अध्याय यानी कि हर एक चैप्टर में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया करता था। ठीक है, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था। ठीक है, जब वो कुछ लिखना शुरू करता था तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता था। ठीक है, और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और उसके बाद जो यहाँ से जो ब्राह्मणों से, विद्वानों से भारत में जो उसने जाना था उसके अनुसार जो था वो उनका वर्णन करता था, यानी कि उसका आंसर लिखता था। ठीक है, और अंत में क्या करता था कि अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना करता था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पहले जब भी चैप्टर लिखता था ना वो किताब में, तो उस चैप्टर की शुरुआत वो कैसे करता था, एक क्वेश्चन के थ्रू करता था। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देगा, और फिर उस आंसर को क्या करेगा कि जो दूसरे जो संस्कृतियां हैं, ठीक है, उन संस्कृतियों के साथ इस संस्कृति की तुलना करेगा जिसके बारे में कि वो लिख रहा था। ठीक है,
यानी कि वो भारत की संस्कृति के बारे में जब लिखता है तो उसकी तुलना अन्य देशों के संस्कृतियों से भी वो करता है, लास्ट में उसका यही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल बरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। यानी कि अल बरूनी जो था वो जानता था कि जो वो काम कर रहा है, जो उसका उद्देश्य है, उसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। ठीक है, उसने कई अवरोधों की चर्चा की है, उसने बहुत सारे अवरोध, ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो उनके बारे में उसने बताया है कि उसके रास्ते में बहुत सारे अवरोध भी हैं जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से अवरोध है। पहला अवरोध भाषा थी। ठीक है, संस्कृत अरबी व फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा में अनुदित करना आसान नहीं था। जो संस्कृत भाषा थी, ठीक है, जो संस्कृत भाषा थी वो अरबी और फारसी से बहुत ही ज़्यादा भिन्न थी। और ज़्यादा भिन्न होने से क्या होता है कि जो संस्कृत में जो विचार लिखे गए हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको दूसरे भाषा में अनुवादित करने के लिए मतलब बहुत ही कठिन था, उसके लिए बहुत आसान ये नहीं था। ठीक है, तो पहला अवरोध क्या था? भाषा थी। किसी भी भाषा को, आप मान लीजिए कि आपको मलयालम आपको नहीं पता है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि मलयालम में जो एक कोई लेख लिखा हो और आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, तो वो आपके लिए एक अवरोध ही है ना, आपके लिए एक प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि आप किस तरीके से उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो उसके लिए पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मलयालम पर पूरा जानना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है मलयालम को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो भाषा जो थी वो सबसे पहला अवरोध थी। ठीक है, दूसरा अवरोध था धार्मिक तथा प्रथागत भिन्नता, और तीसरा अवरोध थी अभिमान। ठीक है, ये हो गए 3 अवरोध। और जो अल बरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, अभी इतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई थी, थोड़े कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं लेके आया आपके लिए। सो मैं सोची कि आज आपको थोड़ा सा तो कुछ पढ़ा ही दूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। ठीक है, किताब उल हिंद में और क्या क्या बातें अल बरूनी ने लिखी हैं उनको हम जानेंगे, और भी इब्न बतूता की किताबें हैं, ठीक है, तो उसको भी हम जानेंगे। तो सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे आज के लिए, लेकिन हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और बच्चों आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए, आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपको कुछ समझ आता है या आपको नहीं समझ में आता है जो मैं बताती हूँ, या आपको समझने में मतलब और कुछ आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। ठीक है, अब चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।